हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आकाश और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक कोशिकांग जिसका नाम है केंद्रक। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रक जो है एक सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसे हम लोग कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, कोशिका का निदेशक भी कहा जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो मस्तिष्क होता है वह पूरे कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कोशिका में जो केंद्रक होता है वह कोशिका के अलग अलग कार्यों को, जैसे जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, ग्लूकोज का तोड़ना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ये सारे कार्य जो होते हैं केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का निदेशक या डायरेक्टर भी कहा जाता है। और जब कभी पूछा जाए ना कि इसका खोज किसने, इसके बारे में पता किसने लगाया था कि डायरेक्टर है कि नहीं है, तो बेटा याद रखिएगा एक वैज्ञानिक, उनका नाम था हैमरलिन, और उन्होंने एक सहवाल जिसका नाम था एसिटी बुलेरिया, उस पर अपना प्रयोग किया। उसके बाद ये बताया कि कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं वह सब कुछ केंद्रक के नियंत्रण में ही किया जाता है। अब बात करते हैं खोज के बारे में, तो बच्चों इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन और वैज्ञानिक ने 1831 में इसको खोजा था। इसकी संरचना में जब इसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे संरचना में एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली, और यह प्रोटीन तथा वसा से बनी होती है। देखिए जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे और जहां झिल्ली के निर्माण की बात आती है तो वहां पे मुख्य तौर पे प्रोटीन और वसा ही काम करता है, फास्फोलिपिड काम करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो इसका लेयर बना हुआ है, जो केंद्रक का झिल्ली बना हुआ है, इसे हम केंद्रक कला के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा प्रोटीन और वसा से मिलकर बना हुआ है। अब इस झिल्ली के आधार पर, अर्थात ये झिल्ली प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसके आधार पर अपने कोशिका को दो प्रकार में बांट देते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसे हम लोग अविकसित कोशिका कहते हैं, अर्थात वह कोशिका जो प्रिमिटिव है, यानी प्राचीन काल में पहले हुआ करते थे, इनका विकास कम हुआ। बहुत सारे जीवाणु जो है वो कैसे होते हैं, प्रोकोशिका होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इस प्रकार के कोशिका में केंद्रक के जो मटेरियल्स होते हैं वो तो पाए जाते हैं, पर केंद्रक का झिल्ली नहीं पाया जाता है। और जिनमें जो विकसित कोशिकाएं जो हमारे अपने शरीर में पाए जाते हैं, जो बहुकोश के जीव पादप हैं उनके शरीर में पाए जाते हैं, उन सभी में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली और केंद्रक आवरण पाया जाता है। अब जब हम उसके अंदर के रचना को पढ़ते हैं बच्चों, तो हम पाएंगे कि इसमें एक जैसे एक द्रव पदार्थ भरा होता है, पदार्थ होता है, केंद्रक भी कहते हैं। और इसमें कई सारे आपको अलग देखो, अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार का होता है। मनुष्य में इसकी संख्या जो आपको छह की रचना दिखाई पड़ रही है, इसकी संख्या 23 जोड़े होती है। अन्य कई सारे पौधों में अलग होता है, अन्य कई सारे जीवों में अलग होता है। इसे हम लोग क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र का प्रयोग जो वाल्डेन और वैज्ञानिक ने किया हुआ था, इसे खोजा तब गया था जब हमारा कोशिका का विभाजन होता है, तब यह छड़ की जैसे गहरी संरचनाएं बनाती हैं, तो उसे गुणसूत्र या क्रोमेटिन कहा जाता है। गुणसूत्र या क्रोमेटिन का मतलब ही होता है छड़ की ऐसी रचना या रंगीन जो छड़ होते हैं उन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब इनके ऊपर आपको डॉट डॉट जैसी रचना दिखाई पड़ रही होंगी। एक डॉट डॉट रचना क्या है, तो देखिए आप सब इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो कुछ शारीरिक लक्षण है, जैसे आपका हंसना, बोलना, उठना, बैठना, आपकी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये आपके पापा से, मम्मी से, नाना नानी से, बुआ से, चाचा से, दादी से कहीं ना कहीं कुछ तो मैच करता होगा, है ना। तो जो मैच करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं। आपके दादा दादी से आपके पापा को मिला, आपके नाना नानी से आपके मम्मी को मिला, आपके मम्मी पापा से आपको मिला, ऐसे ऐसे जो आपके बच्चों को मिलेगा और आपके बच्चों से उनके बच्चों को मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों मतलब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो आप सबने एक नाम सुना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। उन्होंने इस पर अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारे गुणसूत्र हैं, जो हमारे शरीर से रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, इन गुणसूत्र पे कुछ विशेष रासायनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, कुछ विशेष रासायनिक तत्व पदार्थ पाए जाते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और उसे उन्होंने कारक कहा था, फैक्टर कहा था। बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम जॉनसन होता है, उन्होंने उस कारक को जीन के नाम से पुकारा। अब ये कोडिंग कैसे करता है, लक्षणों को निर्धारित कैसे करता है, तो बेटा जब आप इंटर में जाएंगे तो इंटर में जब आणविक आधार डीएनए का अध्ययन करेंगे तो वहां पे आप समझ पाएंगे लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र के द्वारा कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो ये जो रचनाएं आपको दिखाई पड़ रही है बेटा जी, इन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन किसने कहा था, जॉनसन ने, और कारक किसने कहा था, इसे मेंडल ने कहा था। खोजा उसको मेंडल नहीं था। ये लक्षणों को निर्धारित करते हैं, इसलिए इनको मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है।
आनुवंशिक का मतलब क्या होता है बेटा जी? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। और जो पदार्थ लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है उसे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन लेकर के जाता है? तो हम लोग का जो जीन है वही लेकर के जाता है। अब जो क्रोमेटिन छड़ आपको जो गुच्छुत दिखाई पड़ रहा है बेटा जी, इनका जो निर्माण होता है वो दो चीजों से होता है। एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और इसके साथ में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये दो होते हैं, एक आपका डीएनए होता है, आपने नाम सुना होगा, और एक आपका आरएनए होता है। जो बहुकोष के विकसित जीव होते हैं, बेसिकली मनुष्य हैं या अन्य जो विकसित जीव हैं, उनमें मुख्य आनुवंशिक पदार्थ आपका डीएनए ही होता है। आरएनए केंद्रक में नहीं बल्कि केंद्रिका में पाया जाता है, और आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण करवाना होता है। पर बहुत सारे, जैसे वायरस आप लोग पढ़ेंगे तो वायरस एक ऐसा जीव है बेटा जो क्या है, सज्जन निजी के बीच में संयोजक कड़ी है ना, क्या है वो? संयोजक कड़ी है। उसमें कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनमें मुख्य तौर पर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह आरएनए होता है। तो ये जो आपको गुच्छुत दिखाई पड़ रहा है ये हिस्टोन प्रोटीन और बेटा किस हिसाब में के बने होते हैं? हमारे न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं। अब मनुष्य में यह 23 जोड़े होते हैं, एक जोड़े बराबर दो, तो कुल मिलाकर 46 गुच्छुत पाए जाते हैं। एक कोशिका में 46 होती है। ऐसे हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, तो उतनी ही कोशिकाओं का आप 46 से गुणा कर दीजिए, इतने सारे गुच्छुत पाए जाते हैं बेटा जी। ये सही प्रकार के जीव में भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा नहीं मतलब मनुष्य में। यही तो डिफरेंट करता है हमसे, थोड़ा सा कम ज्यादा चिंपैंजी में होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा कपी में होता है, ऐसे करके जितने भी जीव हमारे निकटतम पूर्वज में उनमें गुच्छुत ऐसे ही होता है। यह जनन में बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। अगर किसी जीव में यह संख्या कैसी पाई जाती है? विषम पाई जाती है। तो या तो उसमें कायिक जन्म होगा, अलैंगिक जन्म होगा, तो उसमें जनन नहीं होगा। क्योंकि जन्म तभी हो सकता है बच्चों जब कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होगा। अब युग्मक क्या है हम डिस्कस करेंगे, इस क्लास में कर लेंगे। फिलहाल अभी हमने ये सीखा बताइए कि हमारा क्या है, क्रोमेटिन जो गुच्छुत होता है ये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब बात यह आती है क्या जो है हमारा जो केंद्रक है ये हमेशा एक ही कोशिका में एक पाया जाता है? तो प्रमुखता से एक कोशिका में एक पाया जाता है, प्रमुखता से एक कोशिका में एक पाया जाता है। पर ये जरूरी नहीं है कि एक कोशिका में एक ही हो। देखिए जब कोशिका का विभाजन होता है, अर्थात जब एक, आप सबको पता है कि जो नई कोशिकाएं, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि नई कोशिकाओं का जन्म जो है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। अर्थात पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उससे नई कोशिकाओं का जन्म होता है। अब समझिए जो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होता है बच्चों, उसमें दो प्रक्रिया होती है। पहला अवस्था जो होता है उसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में गुच्छुत केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है तो साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए कि एक पुरानी कोशिका मैंने यहां पर बनाया, और इस पुरानी कोशिका में देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक पुरानी कोशिका मैंने यहाँ पे बनाया, और ये पुरानी कोशिका में बाहर कोशिका झिल्ली हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, जिसे हम एक्जुद्रव कला भी कहते हैं। और इसमें ये हमारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो गया। बीच में हमारा केंद्रक है। मान लिया जाए इस केंद्रक में जो गुणसूत्र है बच्चों वो कैसा है? उसे हमने कहा कि भाई 4 जोड़ा पाया जा रहा है। कितना जोड़ा पाया जा रहा है? 4। तो गुणसूत्र को हम जीनोटाइप में 4s लिख सकते हैं, 4n लिख सकते हैं, जो आपको लग रहा है। मान लिया यहाँ पे 4n लिख दिया बेटा जी। अब मुझे यहां से नई कोशिका बनानी है। इस कोशिका के विभाजन से, इस कोशिका के बाइंडिंग एडिशन से हमको नई कोशिका बनानी है। अब नई कोशिका बनाने में ये हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन यह हो सकता है कि जो नई कोशिका बने उस कोशिका में इस कोशिका के गुणसूत्र का आधा हो जाए, या जो नई कोशिका बने उस कोशिका में इस जितना गुणसूत्र इसमें पाया जा रहा है उतना गुणसूत्र नई कोशिका में पाया जाए। तो समझिएगा यहां पर विभाजन 2 प्रकार से होता है। आपको पढ़ाया गया है अर्धसूत्री और समसूत्री। जब युग्मक का निर्माण करना होता है, अर्थात ऐसी कोशिका जिससे जनन हो सकता है, तब क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, नहीं तो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। अब इस पुरानी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। और ये विभाजन किस फेज में होता है बेटा? ये विभाजन होता है आपके कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन। और आपका जो केंद्रक है यह 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, और इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? बराबर 4 चयन इसमें होगा, 4 यन दूसरे केंद्रक में भी होगा। ठीक है, अर्थात मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। इसमें हमने बांटा कि हमारा ये पुराना कोशिका है, हाथ तक ये हमारी कोशिका झिल्ली है, ये हमारा क्या बताइए? कोशिका द्रव्य है। हमारा केंद्रक डिवीजन हुआ किसके द्वारा? कैरियोकाइनेसिस के द्वारा। तो 4n यहां पे बना और 4n यहां पे बना, है ना? तो यहां पर बन गया। तो इस प्रकार से बेटा जी पहला कंप्लीट हुआ कैरियोकाइनेसिस।
अब कई सारे सवाल हैं, कई सारे कवक हैं बेटा, जिनमें क्या होता है, लगातार कैरियोकाइनेसिस तो होता रहता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। अब साइटोकाइनेसिस क्या है? अब क्या होगा बेटा, ये जो आपकी कोशिका है, यह कोशिका द्रव्य का विभाजन करेगी। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ वृत्त बनाएगी और यह कोशिका द्रव्य दो बराबर भागों में बट करके एक नए कोशिका का निर्माण करेगा। देखिए, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये एक नई कोशिका बना लेगी, इससे एक नया कोशिका डेवलप हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, एक नया कोशिका डेवलप हो जाएगा। ये हमारा क्या है, साइटोकाइनेसिस है। तो आप मुझे बताइए, साइटोकाइनेसिस से क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और सारी कोशिकाएं अलग अलग हो गई, है ना, सारी कोशिकाएं अलग अलग हो गई और सब में एक ही केंद्रक बना रहा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कैरियोकाइनेसिस हो पर साइटोकाइनेसिस ना हो बेटा जी, तो क्या होता है, एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक बन जाते हैं और ऐसी कोशिका को हम लोग संकोशिका के नाम से जानते हैं। अब जब आप इस केंद्र को और आगे देखेंगे तो आप पाएंगे केंद्रक में कहीं पर कुछ गोल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, पर ध्यान रखिए इनमें कोई झिल्ली या कोई आवरण नहीं होता है। इनको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। इनकी संख्या 1, 2, 3 भी हो सकती है। अब केंद्रिका का काम क्या है, तो देखिए, जब केंद्रिका में हम अध्ययन करेंगे तो केंद्रिका में जो प्रतिशत अनुपात होता है बेटा, 85, 10 और 5 यानी 85:10:5, सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद इसमें आरएनए होता है और सबसे कम इसमें डीएनए होता है। इसका एक मुख्य कार्य है कि डीएनए के द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार, अब आरएनए आप पता होगा, आरएनए एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरएनए होता है, इसका डिटेलिंग अगले क्लास में करेंगे तो हम केंद्रिका पढ़ें। तो डीएनए के द्वारा प्राप्त जो आदेश होता है वह आरएनए के द्वारा केंद्रिका किसको देती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक आपका एसईआर होता है, एक आपका आरईआर होता है। वह भाग जिसपे हमारा राइबोसोम पाया जाता है वो क्या होता है, आरईआर होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इस पर नहीं पाया जाता है क्या होता है, एसईआर होता है। आज में वेरी बेटा कि जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या निकालता है, वो वसा का संश्लेषण करता है और जो खुरदरा होता है वो प्रोटीन बनाता है। तो यहां से केंद्रिका का मुख्य काम क्या होता है कि डीएनए के द्वारा प्राप्त मैसेज को, प्राप्त इंस्ट्रक्शन को वह आरएनए की मदद से राइबोसोम तक पहुंचाता है और वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ बात है, ये काम कौन करता है, आपका केंद्रिका करता है। तो हमने समझ लिया कि भाई केंद्रिका हमारा क्या होता है। देखिए, जब आप केंद्र को देखेंगे तो उसके चारों तरफ आपका कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये लगभग सेंटर में रहता है किसी भी कोशिका के और चारों तरफ कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। इसका जो रंग होता है वो गहरे रंग का होता है और मुख्य रूप में गोल आकार में पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको केंद्र का क्लास समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल इसके बारे में क्लास क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। सी यू अगेन, बाय बेटा।